इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री किस दशा में है, किस दिशा में है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। हम ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका ट्रेंड क्या है, ये जानना एक इंडियन सिटीजन के नाते हमारा फर्ज होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं और मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब हम अमेजन या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो उसकी कहानी क्या होती है। जब हम यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सेलर के पास में ये नोटिफिकेशन जाता है कि इस तरह का कोई परचेज ऑर्डर आया है और उसके बाद से वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट रवाना होता है और हमारे शहर के किसी हब में आता है और वहाँ से हमारे घर पे सामान डिलीवर होता है और हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये कहानी लगभग सभी प्रोडक्ट की होती है। अब अगर पीछे मुड़ करके देखा जाए तो होता कुछ यूं है कि किसी भी देश का बिजनेस उस देश के जो मार्केट्स हैं उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कितनी स्मूथ है और कितनी फास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मार्केट के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको एस्टेब्लिश करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी देश की बिजनेस का लाइफलाइन है और इसी लाइफलाइन के ऊपर आदित्य बिरला सन लाइफ एक फंड लेकर के आया है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। इसका एनएफओ पीरियड 10 तारीख को खत्म हो रहा है। हम आगे 5 ऐसे फैक्टर का डिस्कशन करेंगे जो इस सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं। पहला फैक्टर है पेनिट्रेशन लेवल का लो होना। पेनिट्रेशन लेवल क्या होता है, माने 2 पहिया और 4 व्हीलर्स का, उसको पहले समझते हैं कि 1000 लोगों में कितने लोग हैं जो 2 पहिया वाहन या फिर 4 चक्का या कार यूज करते हैं। हम देखते हैं कि इकोनॉमी के मामले में इंडिया जर्मनी के साथ में कंपीट कर रहा है। जर्मनी के मुकाबले में हम लोग अपनी इकोनॉमी का लेवल देख रहे हैं और वहीं पे अगर हम 2 व्हीलर की पेनिट्रेशन की बात करें तो वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस और माने जो आप ये कह सकते हैं कि एशियन जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके साथ में भी हम कंपीट नहीं कर रहे हैं। हमारा पेनिट्रेशन लेवल फिलीपींस के लेवल का है जहां पर कि 11 पॉइंट समथिंग का पेनिट्रेशन लेवल है, हमारे यहाँ 12% का पेनिट्रेशन लेवल है। और यही बात अगर हम वियतनाम के साथ में तुलना करें तो वियतनाम में लगभग 20% का 30% का पेनिट्रेशन लेवल है। और अगर हम कार के यूजर्स की या कार के पेनिट्रेशन की बात करें तो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की अपेक्षा फार बिहाइंड है। यूएस का कहानी ये है कि यूएस में 1000 लोगों में से 836 लोगों के पास में अपनी गाड़ी होती है और वही जापान की बात करें तो लगभग 826 लोगों के पास में गाड़ी होती है। और इंडिया की बात करें तो हमारे पास 1000 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों के पास में गाड़ी है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना 2004 में आज जिस लेवल पे हम हैं कार पेनिट्रेशन के लेवल पे, उस लेवल पे हुआ करता था और चाइना में आज लगभग 1000 में से 215 लोगों के पास में गाड़ियां हैं। तो अगर हम चाइना के लेवल पर भी जाना चाहते हैं अगला 5 साल में तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ियों का सेल्स किस तरह से बढ़ेगा। अब दूसरा और तीसरा फैक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा फैक्टर है पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। हमारे पास जब सरप्लस इनकम आती है तो हम डिस्क्रिशनरी चीजों को खरीदने की तरफ रुझान रखते हैं। डिस्क्रिशनरी चीजें क्या होती है, जो हमारी बेसिक नीड के अलावे हम लोग जिसके ऊपर खर्च करते हैं, यानी कि गाड़ियों को खरीदना या फिर महंगे कुछ चीजों को खरीदना या गैजेट्स को खरीदना, ये हमारा डिस्क्रिशनरी चॉइस होता है। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2015 में 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ इंडियंस की पर कैपिटा इनकम 72,500 रुपये की थी, जो अगर 22-23 की बात करें तो ये बढ़ करके 98,300 हो गई। तो ये जो हमारे इनकम लेवल में बढ़ोतरी आई है इसका हम क्या करेंगे। इससे होता ये है कि हम जो गाड़ियां खरीद रहे हैं उसमें भी हम प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी खरीदेंगे।
तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि प्रीमियमाइजेशन में क्या शिफ्ट हो रहा है। पहले अगर कोई नया गाड़ी खरीदता था तो एंट्री लेवल की गाड़ी खरीदता था। एंट्री लेवल की गाड़ियाँ किस तरह की होती है, छोटी गाड़ी होती है और उसका जो इंजन का कैपेसिटी होता है वो 800 सीसी का होगा। अब एसयूवी लेवल की गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं जिनका इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी का है। सिर्फ उतना ही नहीं, कुछ फैसिनेटिंग फीचर्स वाली गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि एलईडी लाइट उसमें कैसा लगा हुआ है या फिर कनेक्टिंग फीचर्स उसके कैसे हैं। इन सारी चीजों को देख करके उस तरह की गाड़ियों का सेल ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में इस तरह की गाड़ियां मात्र 25 से 30%, 26-27% बिकती थी। और अगर हम बात करें 2022 की, तो लगभग 50% गाड़ियां एसयूवी कैटेगरी की महंगी प्रीमियम गाड़ियां बिक रही हैं। और अगर हम बात करें 2025 की, तो ये परसेंटेज बढ़ करके लगभग 57% हो जाएगा। ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इससे ऑटो एंसिलरीज या ऑटो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलने वाला है। ये तो हुई तीसरी बात। अब बात करें अगर हम चौथे फैक्टर की, तो चौथा फैक्टर है एडॉप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं यहां पे एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप नितिन गडकरी साहब का एक वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे तो समझ में आ जाएगा कि ईवी को लेकर के गवर्नमेंट की क्या सोच है। आइए पहले बात करते हैं कि ईवी का पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में क्या है और क्या स्कोप है। हमारे यहाँ अभी तक का इंडिया में जो पेनिट्रेशन लेवल है वो सिर्फ 1.3% है। और बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना में लगभग 28% गाड़ियां ईवी हो चुकी है। और यूरोप और अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है, वहां पर भी 6 से 12% की गाड़ियां लगभग ईवी हो चुकी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ये है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, इसलिए ईवी को अडॉप्ट करना है। सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो इसके लिए भी हमको ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाना होगा और ईवी को प्रमोट करना होगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार एक तरफ कंज्यूमर को बेनिफिट दे रही है कि आपका जीएसटी कम लगेगा अगर आप ईवी खरीदते हैं तो, और दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम दे रही है मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पीएलआई स्कीम के तरफ से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो इसका बेनिफिट ऑटो और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलने वाला है। ये तो हुई चौथी बात। पांचवी बात अगर हम करें तो वो है ऑटो एंसिलरीज का डिमांड में बढ़ोतरी। वो किस तरह से आ रहा है कि चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों तरफ से डिमांड बढ़ रहे हैं। और इस वजह से आज के इंडियन मार्केट में ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है वो सनराइज इंडस्ट्री बन चुका है। अगर हम डिमांड की बात करें तो चाइना प्लस की पॉलिसी जितने भी डेवलप कंट्री है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतना बेहतर है, और इसके लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर हमारा देश उभर करके आ रहा है कि हमारे यहाँ से भी ऑटो एंसिलरीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये स्कोप ऑटो एंसिलरी सेक्टर को देखने को मिल रहा है। तो ये 5 फैक्टर मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने एक अपने वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में बताया है। एचडीएफसी का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर का वीडियो है, उसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विषय में बताया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विषय में मैं कहूँगा कि खान सर से बेटर मैं तो नहीं समझा सकता हूँ, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। खान सर के वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विषय में बताया है। इसके अलावा सागर माला है, भारत माला है और प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है। ये सारी चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ उतना ही नहीं, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो भी एक इनिशिएटिव है जो लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। तो ये सारे वीडियोस के लिंक भी मैं दे रहा हूँ। अब अगर इसके अलावे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर का जो ये फंड है वो किस तरह से मैनेज होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं कि फंड मैनेजर से ज़्यादा अच्छा तो मैं इस विषय पर नहीं बात कर सकता हूं, तो आप उनसे ही इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बट ब्रॉडर सेंस में मैं ये बता दिया कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है। तो
आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां पर कि मैं आपसे पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं मैराथन और एसआईपी के विषय में एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।